तो हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। फिर से हम आप लोग के लिए एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में दिख रहा होगा, बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि आप कमेंट करिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा और हम कोशिश करेंगे इसको कि और बेहतर ढंग से कर सके। इसका शायद यह पार्ट 3 होने वाला है। आज हम लोग इसका थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करेंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करेंगे। जितने बच्चे भी ग्रुप डी, बिहार पुलिस और आने वाले जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि लुसेंट एक ब्रह्मास्त्र साबित होता है, परंतु इसको थोड़ा वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चन नहीं, वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बिन समय गवाए हुए हम थोड़ा सुनिए टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं ये प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा था हम लोग का। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग देखे थे, जो पिछला क्लास में देख चुके थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों देखिएगा। ये है विदेशी यात्री, पुरातात्विक स्रोत और सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में कुछ आज हम लोग डिटेल समझेंगे, जानेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले विदेशी यात्री में चीनी के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे ताकि आपको बड़ा और स्पष्ट दिखे, इतना काफी है। चलिए चीनी यात्री में सबसे पहले चलते हैं। तो चीनी यात्री में सबसे पहले आता है नाम फाहियान का। इसका नाम सबसे ऊपर रखा जाता है फाहियान। ये फाहियान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा। ये 5वीं शताब्दी की शुरुआत में चंद्रगुप्त द्वितीय, नाम याद रखिएगा, या इसी को विक्रमादित्य के समय में आया था। फाहियान भारत कब आया था? 5वीं शताब्दी में। उस समय राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य आया था। इन्होंने भारतीय समाज को सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया था। मतलब जो समाज है ना, उसके बारे में ये बताया था, उसमें संस्कृति कैसा है और उसका आर्थिक स्थिति क्या है। बस अमूमन इतना पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था, तो डायरेक्ट याद नाम रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। एकदम एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट हेनसांग, थोड़ा सा नहीं, हेनसांग ये 7वीं शताब्दी में। और हर्षवर्धन, देखिए ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग, ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन के समय में आया था। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है, रचना का नाम है क्या? सीयूकी एक जो रचना है इनकी हेनसांग का, इसमें अपना पूरा वृत्तांत के बारे में बताया है। पूरा जो भी इनका वृत्तांत है ना, वो सब चीज बताया है ये हेनसांग। क्लियर है? तो क्वेश्चन रहेगा कि हेनसांग भारत कब आया? तो 7वीं शताब्दी में आया। किसके शासन काल में आया? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। इत सिंह का नाम चलते हैं। तो ये 7वीं शताब्दी के अंतिम में आया था और ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। यहां से इसी को क्वेश्चन पूछता है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। अब दूसरा नाम आ जाता है अरबी यात्री में अलबरूनी का। ये अलबरूनी का नाम आता है कि अलबरूनी। तो अलबरूनी जो है ना, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तब महमूद गजनवी। उस समय दिल्ली सल्तनत शुरू हो चुका था। अरबी में रचित पुस्तक तहकीक हिंद या किताबुल हिंद के इसी का रचना अलबरूनी का, जो अरबी में है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। सर्वप्रथम एडवर्ड
सचाऊ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसका? तहकीक हिंद या किताबुल हिंद का। याद रखिएगा नाम, एडवर्ड सचाऊ। चलते हैं इब्न बतूता। जो बच्चों मैं पढ़ाऊंगा उसका एमसीक्यू भी दूंगा, और एमसीक्यू यदि आप बढ़िया से वीडियो को देखिएगा तो एमसीक्यू में आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था। अफ्रीका में पड़ता एक देश है मोरक्को, अफ्रीका महादेश में है मोरक्को। 14वीं शताब्दी में यह भारत आया था इब्न बतूता। इनका जो वृत्तांत है रेहला नामक एक रचना में मिलता है, पुस्तक में, जो अरबी भाषा में लिखा गया है। तो डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि रेहला किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में। रेहला को किसने लिखा? तो याद रखिएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता किस महादेश के था? तो अफ्रीका देश पूछे तो मोरक्को। चलिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी नियुक्त किया था। काजी क्यों नियुक्त किया था भाई? क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा इसका पास नॉलेज था। बाद में राजदूत बनाकर इसको चीन भी भेजा था। किसको? इब्न बतूता को, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर कहता है कुछ पुरातात्विक स्रोत और अभिलेख में आते हैं, जैसे नाम सुने होंगे बोज कोई, बोजक कोई अभिलेख। ये क्या कहता है? मध्य एशिया से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख था। बोजक कोई जो है मध्य एशिया से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख में से एक था। याद रखिएगा, इनमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। 4 वैदिक देवता का नाम किस अभिलेख में मिलते हैं? बोजेक अभिलेख में मिलते हैं। कहां से मिले थे? तो सबसे प्राचीन अभिलेख है, इसमें मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत्य है। कहता है ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलता है, इसी वेद से मदद मिलता है। थोड़ा सुनिए, शोक के अभिलेख को पता करते हैं तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख 300 लगभग 300 ईसा पूर्वी था। कुछ था 300 ईसा पूर्व मिला था, सबसे पुराना अभिलेख था। एक और क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, अभिलेखों का अध्ययन याद रखिएगा एपिग्राफी कहलाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अब कुछ प्रमुख अभिलेख है और उसके शासक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएगा। उसमें विषय तो है बट उसके शासक ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौची, हाथी गुफा अभिलेख। ये इसमें शासक थे खारवेल। ये क्या था समझिएगा, कलिंग के चेदी शासक, कहां के थे? कलिंग के। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यदि आप हाथी गुफा अभिलेख के बारे में जानेंगे तो कलिंग के राजा थे चेदी शासक खारवेल के बारे में पूरा उसका इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब चीज मिलता है, हिस्ट्री, बायोलॉजी सब चीज मिलेगा। तो किस अभिलेख से? तो हाथी गुफा अभिलेख से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ ये बात है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो खारवेल शासक से। ये बात याद रखिएगा। चलिए, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, इसके प्रमुख शासक थे रुद्रदामन। रुद्रदामन में भी उसके विजयों का, व्यक्तिगत का और कृतियों का विवरण मिलता है। एक्चुअली विषय की बात कर लेते हैं ना, तो राजा क्या करते थे, जो अभिलेख होता था ना वो राजा के पूरा डिटेल को बतलाता था कि राजा क्या, उसका क्षेत्र कहां तक है, कौन सा सिक्का चलाया, राजा ने क्या क्या काम किए, राजा का प्रजा कैसा था,
अपने महानताओं को गिनाता था इसमें, ताकि पढ़कर कोई जान सके। अब देखते हैं आप, यहाँ पे आता है नासिक अभिलेख, तो गौतमी बलश्री का था नासिक अभिलेख। इसमें क्या था, सातवाहन कालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें गौतम पुत्र सतकर्णी से संबंधित है। नासिक का जो अभिलेख है किससे संबंधित है, तो गौतमी बलश्री से। ये सातवाहन वंश के बारे में बताता है। अब आइए प्रयाग प्रस्थिति, नाम याद रखिएगा, VVI ये बार बार पूछता है। तो प्रयाग प्रस्थिति ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके विजय और नीतियों का पूरा विवरण मिलता है इस अभिलेख को देखिएगा तो। चलिए एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किसके बारे में, तब पुलकेशन द्वितीय, किसके, पुलकेशन द्वितीय। ये हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध के बारे में बताता है। भीतरी स्तंभलेख या स्कंदगुप्त के बारे में है, इसकी जीवनी और घटनाओं का बताता, और हुन का जो आक्रमण हुआ था ना उसके बारे में बताता है। लास्ट बचा मंद सौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन और उसके सैनिकों की उपलब्धियों को गिनाता और बतलाता है। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां से यदि प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन बनेगा तो यहां से क्वेश्चन न बनाए, ये हो नहीं सकता। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत के कुछ सिक्का के बारे में समझिएगा। जैसे कि एक सिक्के हैं, इसमें आप पेड़ का चित्र देख सकते हैं, ये मछली है, ये सांड है, ये हाथी है और ये अर्धचंद्र है। तो ये सिक्का है। सिक्का का पुरातात्विक क्या कहता है कि आहत सिक्के, कहता भारत के प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण आहत मुद्रा कहलाता था। मतलब उसको गलाता था और मोहर जैसा एक रहता था, उसको ठप्पा मारता था और पूरा का पूरा चित्र कैसे है ये दिख जाता था। पहले से मोहर बना रहता था, वही ठप्पा मारता था, क्या कहलाता था, आहत सिक्के। इसमें पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र बने होते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेखायुक्त सिक्के सर्वप्रथम यमन शासकों ने जारी किया था। लेख युक्त में लिखने वाला सिक्का यमन शासकों ने जारी किया था। एक और क्वेश्चन कि सिक्कों का अध्ययन न्यूमैथमेटिक्स कहलाता है। ये बात भी ध्यान में रखना है कि सिक्कों का अध्ययन न्यूमैथमेटिक्स कहलाता है। अब आते हैं थोड़ा, कहता है इतिहास का वर्गीकरण लेखन प्रणाली के आधार पर, लेखन प्रणाली के आधार पर। तो प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल का संपूर्ण अध्ययन केवल पुरातात्विक स्रोतों से होता था, सिक्का से होता था, स्तंभ से होता था, मूर्ति से होता था, टूटे हुए भवन से होता था, ये सब से होता था। वही सब क्या, ये कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, मतलब उसी को हम लोग क्या कहते थे, प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें कोई लिपि नहीं था, ये लिखा ही नहीं गया था। सिक्का देखकर, मूर्ति देखकर, स्तंभ देखकर उसका कालखंड बताता था, लोग समझाते थे। ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल था। दूसरा था अर्ध ऐतिहासिक काल। लिपि तो थी परंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकता। ऐसा पढ़ा लिखा इसमें चीज छपा हुआ था ना कि कोई विद्वान इसको पढ़ ही नहीं पाया। मतलब इस लिपि का जो ये अर्ध ऐतिहासिक काल में जो भी पढ़ाई होती थी ना, वो पढ़ाई के बारे में आगे को बताया ही नहीं गया और कोई आदमी पढ़ ही नहीं पाया। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का धीरे धीरे संस्कृत लुप्त हो रहा है। हम लोग का जो संस्कृत है 10th बोर्ड के बाद कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो इसी तरह समय के साथ इसको छोड़ दिया लोग।
या हम लोग, तो ये लिपि विकसित हुई, परंतु हड़प्पा काल में लिपि थी परंतु पढ़ा ही नहीं गया। अब जो इंपॉर्टेंट है पढ़ा गया, समझिएगा। ऐतिहासिक काल, लिपि का विकास हो गया, लेखन प्रणाली प्रपीक हो गई और इसका विकसित हुआ क्या, पठनीय, मतलब लोग इसको पढ़ा। तो इतिहास को 3 काल, प्रागैतिहासिक, अर्धऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में इसमें कोई लिखत नहीं था, लिखित था लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता था, इसमें पढ़ सकता था। अगला प्रागैतिहासिक काल, यानी कि पूरा पाषाण व मध्य पाषाण। जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वही चीज हम दे रहे हैं, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। तो पूरा पाषाण काल आरंभ कब से है, 10,000 ईसा पूर्व। आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि कह सकते हैं जब स्टार्ट हुआ तो क्या कहता, आग का आविष्कार तथा होमोसिपियंस ज्ञानी मानव का उदय। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था और होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। भीम बेटिका रायसेन, जो मध्य प्रदेश में अनेक चित्र इसी से है, इसी काल का है। भीम बेटिका और रायसेन का जो गुफा वाला चित्र इसी काल में है। एक थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत यानी कि पलवारम में पूरा प्राचीन कालीन औजारों की खोज की थी। माने कि भारत में सर्वप्रथम जो पूरा प्राचीन कालीन औजार था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में खोजा गया था। अब आइए एक मध्य पाषाण, ये होता था 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। तो थोड़ा सा डेट भी याद रखिएगा। बहुत छोटे औजार माइक्रोकोलोथीन अस्थियों एवं सिंह से निर्मित होता था उपकरण। फिर आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश तथा बगौर राजस्थान में मिला था। ये यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले थे कि जो मध्य पाषाण काल का डेट है, उस दौरान छोटे छोटे क्या रहते थे, औजार रहते थे। और आदमगढ़ तथा बगौर से यहाँ छोटे छोटे औजार मिले थे और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। इसी को थोड़ा समझिएगा। अब आते हैं नव पाषाण, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसको में क्या हुआ, कृषि प्रारंभ हो गया। गेहूं और जौ सर्वप्रथम उपजाए गए। क्या उपजाए गए, सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाए गए। कहां उपजाए गए, तो नव पाषाण काल में। प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिला था, तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में पड़ता है। गेहूं और यानी कि अनाज का प्रथम साक्ष्य नव पाषाण काल में मिला। और कहां से मिला, तो मेहरगढ़ के बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। फिर अगला कहता है दक्षिण भारत की तिथि, ये हो गया था 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पहिए का आविष्कार इसी काल की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नव पाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। इलाहाबाद के कोल्डीवा के चावल के साक्ष्य मिले थे। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो नव पाषाण काल में कहाँ से मिले, तो इलाहाबाद में एक जगह है कोल्डीवा, इलाहाबाद के कोल्डीवा से मिले थे। पॉलिशदार पत्थर के उपकरण पटना के निकट चरांद के हड्डी से मिले थे। जो पटना है ना, वहीं पे चरांद जगह है, वहीं से मिला था पॉलिशदार पत्थर, जिसको संगमरमर टाइल्स इस टाइप का था, चिकन रहता था, वो मिला था। और बुर्ज होम जो कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से गर्तावास मिले हैं। मालिक के सब के साथ पालतू पशु के भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ पालतू पशु को भी दफनाने का, कहां से, तब बुर्ज होम, कोई बुर्ज खलीफा नहीं,
ये बुर्ज हम कश्मीर वाला, ये नवपाषाण काल की बात हो रही है बच्चों। थोड़ा सा नोट समझते हैं कि नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव, नाम याद रखिएगा, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल माना जाता है। एक जगह है उत्तर प्रदेश में जो संत कबीर नगर के वर्तमान नाम है, ऐसे नाम याद रखिएगा, लहुरा देव के आधार पर इसको माना गया, जो भारत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आइए ताम्रपाषाण कालीनिक संस्कृति, तो इसका बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ था, ताम्रपाषाण काल में धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ था। सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। पत्थर प्लस तांबा एक कहलाता ताम्रपाषाण पाषाणिक। चित्र मित्र कांडों का सर्वप्रथम उपयोग किया था चित्र बनाने का। आहार संस्कृति राजस्थान से प्राचीन नाम का ताम्बती बना था। ये मालवा संस्कृति में नवाब टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले थे। फिर जड़बे संस्कृति से इमाम गांव तथा दैमताबाद में प्रमुख स्थल है। दैमताबाद से भारी मात्रा में कांसे की मूर्ति मिली थी। थोड़ा सुनी बात कर लेते हैं महापाषाणिक संस्कृति की। तो महापाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में उदय हुआ। कहां से हुआ था? तो दक्षिण भारत से उदय हुआ था। लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। कब? महापाषाण संस्कृति है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में विभिन्न पुरातत्वों के समाधि मिला है। पत्थरों में अंदर खोल बना के उसको रख दिया जाता था ताकि सब सुरक्षित रहे। चलिए, इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय देख लेते हैं थोड़ा। रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर इसका मान्यता प्राप्त काल डेट याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। किसके आधार पे? तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। यह कैसा था? तो नगर कृति था, नगर था और काश युगीन सभ्यता था। पढ़ना तो हड़प्पा में बहुत बच्चों क्वेश्चन यहां से पूछेगा। हड़प्पा का कार्बन काल विधि से तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व नगरीय सभ्यता था और काशीन युग सभ्यता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम गुजरात में खोजा गया था। हड़प्पा के जो चौहद्दी है थोड़ा समझिएगा। उत्तर में मांडा है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिराब नदी के तट पर है। उत्तर के बाद बात कर लेते हैं दक्षिण में, तो दैमताबाद पड़ता है जो महाराष्ट्र प्रवार नदी पर है। पूरब की बात कर लेते हैं तो आलमगीरपुर, मेरठ हिंडन नदी पर, ये याद रखिएगा हिंडन नदी। और पश्चिम वाला सुदकोटदा जो बलूचिस्तान, दासक नदी। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है। बात को एकदम क्लियर और दिमाग में बच्चों डाल लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले ग्रिड पद्धति पे नगर सड़क समकोण पे काटती थी, इसी को ग्रिड पद्धति था। नगर था समकोण पे काटती थी। धौलावीरा एकमात्र नगर जो तीनों भागों में विभाजित था। ये नगर दुर्ग था, मध्यम था, नगर था और निचला हिस्सा था। कहाँ का? धौलावीरा का। बात कर लेते हैं कालीबंगन, काले रंग की चूड़िया एकमात्र स्थल जिसका निचला सर भी दीवार से गिरा हुआ था। कलीकृत ईंट तथा लकड़ी का नली के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? तो धौलावीरा। एक नोट्स बहुत कुछ कह रहा है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। चौहंदरों से ईंट मिले थे परंतु किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले थे। काले चूड़ियां कालीबंगन से मिले थे। ये देखिए यही विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान हेतु इसका आयाम 11.88 मीटर लंबा से
7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 गहरा था। सबसे बड़ा इमारत भी कहा जाता था किसको? अन्नागार को, अनाज जहां रखाता था। सिंधु सभ्यता में नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, मंदिर के कोई अवशेष वहां पे नहीं मिले थे। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक क्रियाकलाप कैसे होता था? कृषि होता था, जी हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर होता था वहां पर। यदि एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं तो अधिशेष गेहूं, जौ, कपास, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है ना सिंधु लोगों को ही जाता है, श्रेय सिंधु को जाता है। तो कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले सिंधु वासियों को जाता है। काली बंधन से जुते हुए खेत और हल की प्राकृतिक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो काली बंगन से। धान की भूसी के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से। पत्थर से बने औजार, उपकरण इत्यादि थी ये कांस्ययुगीन सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ही देन था। बात कर लेते हैं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री की, तो इसमें गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ पाले जाते थे। ऊबर वाला सांड जो विशेष महत्व था, इसी को पूछता था लोग। अश्व की बात कर लिए तो केंद्रीय नहीं था, हालांकि सुरकोटता में अश्व के अवशेष मिले थे। तो कहता है कि घोड़ा का अवशेष कहां से मिला है? तो सुरकोटदा से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पर है। व्यापार उद्योग की बात कर लेते हैं तो लोथल एक गोदीबारा से प्राप्त हुआ था। ये व्यापार और उद्योग में है। चौंद्रो और लोथल से मनके प्राप्त हुआ था और कारखाना भी मिला था। मनके मतलब कान, नाक के बाली, झुमका, होठलाली, ये सब। लेन देन के लिए वस्तु का प्रणाली था कि कोई चावल देगा तो कोई धान देगा। माप तौल में 16 का अनुपात चलता था, माप तौल का 16 का अनुपात चलता था। चलिए बच्चों, ये हम लोग का था थ्योरी जो समाप्त कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू का, जो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, बस वीडियो में बने रहे। अब एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट। कहता है चीनी यात्री फाहियान। आइए एमसीक्यू पे चलते हैं। इसका एमसीक्यू बहुत जरूरी है बच्चों, जो हम लोग थ्योरी पढ़े उसी का एमसीक्यू होने वाला है, उसी का एमसीक्यू है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसी का एमसीक्यू है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान के बारे में हम बताए थे, किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते थे हम लोग? विक्रमादित्य बोलते थे। कौन सा बैच चल रहा बाबू? तो लुसेंट का एक्सप्रेस। थोड़ा स्पीड में हम लोग इसको खींचेंगे एमसीक्यू को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इधर कर लेते हैं अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेन सांग ने किस भारतीय शासक के समय में भारत आया था? देखिए हेन सांग हम बताए थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या कहता है जो हेन सांग का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो देखिए आंसर भी दिया हर्षवर्धन। हेन सांग किसके? हर्षवर्धन। हेन सांग ने यात्रा वृत्तांत किस नाम, हाँ हेन सांग की यात्रा वृत्तांत भी बताए थे। क्या बताए थे? सीयूकी। हेन सांग की यात्रा वृत्तांत क्या कहलाई थी? सीयूकी कहलाई थी। क्या कहलाई थी? सीयूकी। अगला है इतिश्री ने किस, जो इत्संग था वो किस विद्यालय का चर्चा किया था? दो गो का किया था, नालंदा और विक्रमशिला। जो बच्चों थ्योरी देखिएगा ऑटोमेटिक बनेगा, नालंदा और विक्रमशिला का। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध अरब विद्वान कौन था? महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? तो अलबरूनी आ गया था। महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? अलबरूनी आया था।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक था, कौन सा पुस्तक अल-बरूनी लिखा था? तो आप लोग का इसका दो नाम बताते, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। तहकीक हिंद। अच्छा, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, क्योंकि थ्योरी जो पढ़े होंगे वो बच्चा जरूर कमेंट कर देगा और हमें बता देगा। तहकीक हिंद का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बताइएगा, ऑप्शन भी दिख रहा है, जेम्स फिशे, एडवर्ड सिचाउ, विलियम, जल्दी बोलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड सिचाउ ने किया था। कमेंट करके भी पूछे थे और अभी भी आपको हम बोल रहे हैं, तहकीक हिंद का। चलिए नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता देश बोले तो मोरक्को, महादेश बोले तो अफ्रीका, कहां बोले तो अफ्रीका। कहता नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन किसको, बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक किसको किया था? अल-बरूनी को, इब्न बतूता को, अब्दुल रज्जाक का एक क्वेश्चन मिला था, किसको किया था जी? इब्न बतूता को, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान था। बाद में इसको कहां भेजा था? बाद में इसको चीन भेजा था राजदूत बनाकर, इब्न बतूता। अगला, इब्न बतूता वृत्तांत को क्या कहा जाता है? जो इब्न बतूता अपना यात्रा किया उसको किस नाम से जाता है? रेहला। क्या कहलाता है? रेहला। अगला है कि मध्य एशिया से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख का नाम बताइए। आपको बताना है कमेंट करके, मध्य एशिया से, और अभी बताए थे हम। मध्य एशिया से कौन मिला था? याद आ गया, बुजकोई अभिलेख। कौन सा के? बुजकोई अभिलेख मध्य एशिया से सबसे प्राचीन था। नहीं कहता बुजकोई अभिलेख में किस 4 वैदिक देवता, तो याद होगा नाम, मित्र का, वरुण का, इंद्र का और नासत का। मित्र का, वरुण का और नासत का। आप लोग बाबू थ्योरी देखिए, यदि थ्योरी हिट रहेगा तो ये जो एमसीक्यू है सुपर हिट रहेगा। यदि आपका थ्योरी हिट रहेगा तो एमसीक्यू सुपर हिट रहेगा। चलिए नेक्स्ट, वैदिक काल की तिथि ज्ञात करने में किस अभिलेख का विशेष महत्व है? तो वैदिक काल याद रखिएगा, 4 को भाग था ना, वो कौन में था? तो बुगजकोई अभिलेख से ही हुआ था वैदिक काल में। बस क्वेश्चन को घुमाकर बोलता है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख 300 ईसा पूर्व के पूर्व कौन शासक प्राप्त हुआ था? वो भी क्वेश्चन बताते, तो अशोक का। 300 ईसा पूर्व किसका? अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ था। देखिए अशोक भी है आंसर में। अभिलेखों के व्यवस्थित अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? हम आप लोग को बताए थे ना, एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अच्छा, सिक्कों का अध्ययन तो न्यूमैस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन कहेगा तो न्यूमैस्मेटिक। खारवेल के शासन का क्रमबद्ध विवरण किस अभिलेख में मिलता है? देखिए एक डायग्राम में बताते, राजा खारवेल। खारवेल से नाम याद आया तो बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, तब हम आगे बढ़ते हैं। खारवेल नाम तो सुने होंगे, हाथी गुफा अभिलेख का, तो खारवेल का संबंध इसी से था, हाथी गुफा अभिलेख। रुद्रदामन की विजयों का वर्णन किस संस्कृत अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन है किससे? जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन है तो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख से मिलता है। आंसर भी देख सकते हैं बाबू। कथा नासिक अभिलेख का संबंध किस सातवाहन शासक से है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये आप साउथ का फिल्म भी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी से। समुद्रगुप्त के किस विजयों का पूरा विवरण किस स्तंभ में मिलता है? तो समुद्रगुप्त है तो कौन सा? प्रयाग परिस्थिति अभिलेख समुद्रगुप्त का मिलता है। ऐसे देख लेते हैं हम लोग।
देखिए प्रयाग परिस्थिति अभिलेख से हर्षवर्धन और पुलकेशन ने द्वितीय के युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? ए होल अभिलेख से। ये दोनों के लड़ाई के बारे में मिलता है किसके किसके? हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय। क्वेश्चन छूट गया क्या? अच्छा, एक नीचे क्वेश्चन था कि स्कंद गुप्त है किस जीवनी का महत्वपूर्ण हुनो आगमन, तो किस अभिलेख में? तो भीतरी अभिलेख से मिलता है। भीतरी अभिलेख ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, यहां पे होगा भीतरी। ये देखिए स्कंद गुप्त का जो है हुनों का आक्रमण वाला अभिलेख कहां से मिलता है? तो भीतरी अभिलेख से मिलता है। मालवा नरेश यशोवर्मन सैनिक वाला, तो याद होगा ना, लास्ट वाला था मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? तो मंदसौर अभिलेख। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? हम आपको बताया था जिसको ठप्पा मारा जाता था, कौन सा सिक्का? तो आहत सिक्के। कौन सा सिक्का? आहत सिक्के कहा जाता था। लगता है क्वेश्चन छूट गया ना, एक क्वेश्चन नीचे छूट गया। अच्छे, प्राचीन भारतीय सिक्कों को आहत सिक्का मुद्रा क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था जी? तो ऑप्शन 2 दिख रहा, जो ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण। क्या? ठप्पा मार के बनाता था ना, इस कारण से उसको क्या कहते थे? तो आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। आहत सिक्के पर समानता कौन कौन से चिन्ह अंकित होते थे? अब बताए थे हम आपको, क्या ची था? तो पेड़ था, मछली था, सांड था, हाथी था और अर्धचंद्र था। ये बात ध्यान में रखना है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सबसे पहले लेखायुक्त सिक्के किसने जारी किया था? तो यवन शासकों ने। लेखायुक्त सिक्कों की बात करेगा तो याद रखिएगा अवन शासकों ने सबसे पहले जारी किया था। किसने? अवन शासकों ने। चलिए आइए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हम बताए थे बच्चों, जो नोट में लिखा था, न्यूमैथमेटिक क्या कहलाता है? न्यूमैथमेटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमैथमेटिक। ये देखिए इसका आंसर था, इतिहास का वह काल जिसका अध्ययन केवल पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित था। तो पुरातात्विक स्रोतों पर तो उसको क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें तो कुछ साक्ष्य नहीं मिला था, खाली पुरातत्व के बारे में बताया गया था, पुरातात्विक मिला था। हड़प्पा काल को किस वर्गीकरण में रखा गया है? हड़प्पा काल को क्या आर्ध, मतलब यहां पर क्या था? लिखल था लेकिन कोई पढ़ ही नहीं पाया, इसलिए आद्य ऐतिहासिक में रखा गया था। वह काल जिसमें लिपि पूर्ण विकसित हुई थी और पठने योग्य थे, उसे क्या कहा गया? ऐतिहासिक काल। उसे क्या कहा गया बच्चों? ऐतिहासिक काल ना। जहां पढ़े थे उसको क्या कहे थे? ऐतिहासिक काल। आग का आविष्कार कब हुआ जी? बता सकते हैं आग का आविष्कार? आग का आविष्कार, होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कौन सा स्थान पर पुरातात्विक मिला था? जो बता सकते हैं मध्य प्रदेश वाला? तो भीमबेटका से। जो रायसेन है कहां पड़ता है? भीमबेटका जिला में पड़ता है रायसेन से। 1863 याद रखिएगा, भारत के पल्लव में सर्वप्रथम पुरातात्विक औजारों की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने।
ये रहा इसका आंसर, रॉबर्स ब्रूस फुट ने। मध्य पाषाण काल के बहुत छोटे छोटे पत्थर के औजार को क्या कहते थे? तो माइक्रोलिथ। क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहलाता था, एकदम छोटा छोटा औजार। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए थे? कहां पशुपालन करता था? आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। कहां से मिला था पशुपालन के साक्ष्य? मेहरगढ़ और लहुरोवा देव से, सॉरी गलत हो गया। ये आदमगढ़ से मिले थे। आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागेर राजस्थान से, बागेर राजस्थान से। ठीक है, चलिए अगला। मानव इतिहास में कृषि का आरंभ तथा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार और पहिए का खोज। भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के एक साक्ष्य कहां से मिला था? तो मिला था लहुरा देवा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले थे। इलाहाबाद के निकट किस स्थल को चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था? तो चावल कहां से मिला था? तो कोलडीवा से। चावल के साक्ष्य कहां से मिले थे? कोलडीवा से। पटना के निकट किस नवपाषाण स्थल से भारी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिला था? तो पटना में एक जगह है चिरांद। कहां है? चिरांद से मिले थे हड्डी के साक्ष्य। कश्मीर के किस नवपाषाण स्थल से गड्ढा घर तथा कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो कश्मीर में कहां से मिले बाबू? तो ये मिले हैं बुर्ज होम से। कहां से मिले हैं? बुर्ज होम से। प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि जो थ्योरी दिए उसी से रिलेटेड आपका एमसीक्यू रहेगा। अब आप लोग के लिए बहुत जल्दी साइंस का सेगमेंट आ रहा है, जिसमें हम लोग साइंस का आप लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो लुसेंट एक्सप्रेस बैच को आप लोग ढेर सा प्यार दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के लिए जय हिंद।